Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me, Hafiz Afa Awan, your accounting coach. स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ए लेवल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, आप लोगों ने काफी जगह देखा होगा, इसमें से क्वेश्चन लाजमी तकरीबन ऑलमोस्ट आ रहा होता है आप लोगों के पेपर में। ठीक है, और नॉर्मली जो इसका नंबर होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपके पेपर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसको हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो 3 to 4 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, और उन 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर में भी ज्यादा भी लेक्चर्स हो सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, जैसे कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। जो पूरा लेक्चर होगा वो पूरा डिपेंड करेगा थ्योरी पर। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों के जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, फिर हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 10 years मैंने सॉल्व करवाए हैं, और उनकी प्लेलिस्ट भी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन के अंदर शो कर दूंगा कि अगर ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस अगर किसी को पढ़ना हो बिल्कुल बेसिक से, और पास पेपर्स के क्वेश्चन जिसको देखने हो, तो वो प्लेलिस्ट मेरी देख सकता है। उसमें मैंने कम्प्लीटली जो है वो डिफाइन किया हुआ है। और सेम ऐसे ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की भी एक प्लेलिस्ट में बना लूंगा, और उसके अंदर शुरू में हम जो जैसे फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, हमारा थ्योरी का पार्ट होगा सारा का सारा। फिर उसके बाद जो है वो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और पास पेपर्स के क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस के क्वेश्चंस कम थे, तो वो मैंने अराउंड 8 to 10 years के पास पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर दिए थे। इसकी भी मेरी कोशिश रहेगी जितने ज्यादा हो सकता है मैं सॉल्व कर दूं, लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस 5 years के 5 to 6 years के पास पेपर्स जो है वो मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर लाजमी शामिल करूंगा। ठीक है, और आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बाकी जो नोट्स होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा चल रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो आप लोग ऐड हो जाए डिस्कशन के लिए, मेरे साथ डिस्कशन के लिए। अगर किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी कंसेप्ट छोटा मोटा उसको अगर क्लियर करना हो, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मुझसे पूछ सकता है। उसका लिंक भी जो है वो मैं इस के डिस्क्रिप्शन के अंदर शो कर दूंगा, आप लोग ऐड हो जाइएगा। और जैसे कि मैंने ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर भी जो है वो शो किया था, तो यहाँ पर भी मैं शो कर दूंगा, वहां पर आप ऐड हो जाओगे। तो ये जो नोट्स हैं ये सारे के सारे आपको मैं उसी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कोई वो उस व्हाट्सएप ग्रुप की कोई फीस नहीं है, वो बस आप लोगों के लिए है, एक हेल्पिंग हैंड आप लोगों के लिए होगा। तो आप वहां पर ऐड हो जाओ, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। और इसके अलावा नोट्स वगैरह जो भी होंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारे नोट्स जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी मैंने पूरे नोट्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये आप लोगों के सामने आ रहे होंगे। इनमें पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। और इसके अलावा जो थियोरेटिकल पार्ट जो आपके पेपर में पूछे जा रहा होता है, उसको भी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो वो सारे नोट्स में शामिल होगा। ये पीडीएफ जो है मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या पर्सनली कोई मुझे मैसेज कर सकता है। मैसेज के लिए नंबर भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शो कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी नोट्स मेरे ले सकते हो, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली है क्या, ठीक है, अभी तो मैं वैसे बता रहा हूँ, नोट्स में डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। नॉर्मली क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, इसमें आप जो है पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो। मींस अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 unit ऑफ अ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके अंदर पर यूनिट आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसको आप कहते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसकी कैलकुलेशन को आप कहते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। छोटी सी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, बाकी मेरे हैंडआउट के अंदर डिटेल डेफिनेशन जो है वो इसकी अवेलेबल होगी, आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ
मेकिंग 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। देखो इसमें यहाँ पे ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि हम यहाँ पर कॉस्ट को डीपली एनालाइज कर रहे हैं, कि मतलब कि हम पर यूनिट कॉस्ट को, 1 यूनिट की कॉस्ट को जो है वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट की कॉस्ट को जो है वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनिट कॉस्ट को। और 1 यूनिट की कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स की यूनिट कॉस्ट क्या होता है कि बेसिकली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, एक एवरेज कॉस्ट होती है आपके यूनिट की, एक एवरेज कॉस्ट निकालते हो आप, तो उसको आप 1 यूनिट कॉस्ट कह सकते हो। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, कोई भी यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे, उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू incur two expenses. The first one is direct expense, and the second expense is indirect expense. Every unit have two expenses, direct expenses or indirect expenses. Means के without uh, without two direct expenses, indirect expenses, आपका कोई भी यूनिट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, आप कोई भी यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। ये दो कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके कोई भी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अब जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस दैट कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। मींस कि आप उसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जो यूनिट है इसके अंदर हमने मटेरियल लगाया है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं? मींस के डायरेक्ट मटेरियल आ सकता है, ठीक है, आपकी डायरेक्ट लेबर आ सकती है, और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं। नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं होते लेकिन अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसको आप देख के ही पहचान जाते हो कि हमारी ये कॉस्ट तो लगी ही है। जैसे कि अगर मैंने एक टेबल बनाई है तो उसमें मुझे पता है कि कितना वुड जो है वो मैंने यूज किया है, मैंने कारपेंटर को कितनी पेमेंट की है। ठीक है, तो ये तो हमारी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, इसको तो आप कैलकुलेट कर लेते हो। मसला कहाँ पर आता है जब आप यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हो? इनडायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आप ओवरहेड भी कहते हो, फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हो, इनको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा इशू आता है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे मैंने आपको एक टेबल की एग्जांपल दी, अगर आप एक कोई टेबल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको पता है कि उस टेबल के अंदर जो है वो आपका वुड जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, तो वुड की कॉस्ट क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक सपोज कर लो कि मैंने एक टेबल बनवाई और उसके अंदर एक लसानी की शीट जो है वो मैंने यूज की, तो लसानी की शीट की जो मेरी कॉस्ट थी वो सपोज कर लेते हैं कि 4000 थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो मैंने कारपेंटर को उस टेबल बनाने के लिए मैंने उसको जो पेमेंट की है तो वो भी सपोज कर लेते हैं 4000 है। तो अब मुझे पता है कि इसमें मटेरियल जो है वो 4000 का यूज हो रहा है मेरी टेबल के अंदर, और जो मेरी लेबर है जो मैंने कारपेंटर को पेमेंट की है वो जो है वो भी 4000 है। तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है उस यूनिट के अंदर वो ओवरऑल 8000 का हुआ है। ठीक है, 4000 का मटेरियल हुआ और 4000 का आपका लेबर हुआ। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन टास्क होता है कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं
और आप उनको किस तरह से एलोकेट करोगे अपने यूनिट कॉस्ट के अंदर। ठीक है। अब इनडायरेक्ट जो आपके एक्सपेंसेस है या ओवरहेड जो है वो भी दो तरह के होते हैं। ठीक है। इनको अगर आप बात करते हो, इनको आप डिवाइड करते हो, तो आपके इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो है कॉमन होता है, कॉमन एक्सपेंस होता है। ठीक है। एक जो है वो आपका कॉमन एक्सपेंस होगा, और एक जो है वो कॉमन नहीं होता। एक जो है वो पार्टिकुलर पर्टिकुलर उस कॉस्ट से रिलेट कर रहा होता है, या उस कॉस्ट सेंटर से जो है वो रिलेट कर रहा होता है। मतलब जैसे सपोज करो, इसमें एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सपोज कर लो कि मेरे पास जो है वो फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर जो है वो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर मैंने मैनेजर जो है वो अपॉइंट किए हुए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक मैनेजर है, प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर है, इसके अलावा सर्विस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। ठीक है। मैंने तीन चार मैनेजर जो है वो अपनी फैक्ट्री के अंदर हायर किए हुए, और उन मैनेजर को मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब जब मैं मैनेजर को सैलरी पे कर रहा हूँ ना, तो उस सैलरी को जब मैं पे करता हूँ तो मुझे पता है कि ये जो मेरी सैलरी है ये प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ जा रही है। ये जो मेरी सैलरी है ये जो है वो सर्विस मैनेजर, सर्विस क्वालिटी मैनेजर के पास जा रही है। ये जो सैलरी है ये एचआर के पास जा रही है। ये जो सैलरी है ये मेरी जो है वो मार्केटिंग के पास जा रही है। मतलब कि मैं उस सैलरी को आराम से डिवाइड कर सकता हूँ कि ये जो कॉस्ट है इस कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रही है। कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट सेंटर आपके पास, कॉस्ट सेंटर मतलब कि आपका क्या होता है, कॉस्ट सेंटर में भी आप डिपार्टमेंट में भी आप प्रोसेस। ठीक है। आपका प्रोसेस भी हो सकता है, आपके पास डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अंदर जो है वो कॉस्ट सेंटर्स होते हैं आपके पास। ठीक है। तो ऐसा ओवरहेड जिसको आप इजीली एलोकेट कर सको उसके कॉस्ट सेंटर के हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी है, तो मुझे पता है कि इसको मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाना है। अच्छा, अगर कोई सर्विस डिपार्टमेंट मैनेजर की सैलरी है तो उसका मुझे पता है कि इसका जो कॉस्ट सेंटर है वो सर्विस डिपार्टमेंट है, इसकी सैलरी को मैंने सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाना है। अच्छा, अगर कोई कैंटीन है और कैंटीन के अंदर मैंने कोई सुपरवाइजर हायर किया हुआ है, तो मुझे पता है कि उसकी जो सैलरी है वो मैंने कैंटीन के डिपार्टमेंट के अंदर लेके जानी है। तो एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसको आप इजीली एलोकेट कर सकते हो कि ये किस डिपार्टमेंट से या किस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। एक तो इस तरह का एक्सपेंस हो गया आपका। और एक एक्सपेंस ऐसा होता है जो सारे के सारे कॉस्ट सेंटर का कॉमन एक्सपेंस होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहली बात की सैलरी, तो सैलरी को तो आप इजीली एलोकेट कर सकते हो कि ये किस कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रही है। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, कॉस्ट सेंटर का मतलब हमारे पास अभी के लिए सपोज कर लो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब जिस डिपार्टमेंट की जो सैलरी होगी उसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि ये जो सैलरी है इस डिपार्टमेंट से या इस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग कर रही है। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस या कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कुछ फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। ठीक है। कॉमन का मतलब ये है कि जो हर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए। ठीक है। अब ये तो कॉमन एक्सपेंस है ना, ये किसी कॉस्ट सेंटर से रिलेट नहीं कर रहे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा जो फैक्ट्री का रेंट है दैट इज $10,000। ठीक है। अब मैं उस फैक्ट्री के रेंट को प्रोड्यूसिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चार्ज नहीं कर सकता। ये नाइंसाफी हो जाएगी उस डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि वो कहेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से ही आप फैक्ट्री रेंट क्यों चार्ज कर रहे हो, बाकी सारे जितने सारे डिपार्टमेंट हैं उनसे भी तो चार्ज करो ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास सपोज कर लो
कि हम लोग चार भाई हैं, ठीक है, और चार भाई जो है वो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। हर भाई का एक अपना फ्लोर है। गैस का मीटर सबका कॉमन है, एक ही बिल आता है, ठीक है। अब सपोज करो हमारा गैस का बिल जो आया वो आया $400। सपोज कर लेते गैस का बिल जो आया वो $400 आया। अब क्या सबसे बड़ा भाई वो गैस का बिल पे करेगा या सबसे छोटा भाई गैस का बिल पे करेगा? अगर ऐसा होता है तो ये गलत हो जाएगा, ये नाइंसाफी होगी बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ। वो कहेगा भाई चारों भाई रह रहे हैं, हर भाई का एक अलग अलग फ्लोर है, तो ये जो $400 आपके पास गैस का बिल है तो ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट करो ना, एक बंदा क्यों कॉस्ट को बियर करे? तो सेम ऐसी ही बात, ये कॉमन एक्सपेंस है, और कॉमन एक्सपेंस सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर के अंदर आप एलोकेट नहीं कर सकते हो, आपको उसमें उस कॉमन एक्सपेंस को कॉमनली डिवाइड करना होगा सबके अंदर। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आप उस कॉस्ट सेंटर पे एलोकेट कर सकते हो जिसका आपको पता है। जैसे सपोज करो हमारे पास हम चार भाई हैं, चारों के अलग अलग फ्लोर हैं, चारों का इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग मीटर लगा हुआ है। अब चार बिल आते हैं तो हर बिल हर फ्लोर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसने जितनी कंजम्पशन की होगी उसको वो बिल पहुंचा दिया जाएगा और वो उस बिल को पे करेगा। तो अब ये जो एक्सपेंस है ये कॉमन एक्सपेंस नहीं है। देखो मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यहाँ पर कॉमन एक्सपेंसेस में डाले, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिनेरियो चेंज हो सकता है हर फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। क्या पता आपने हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मीटर लगाया हो, तो फिर सब डिपार्टमेंट का अलग अलग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता हो, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमन एक्सपेंस नहीं है, वो एक सबका इंडिविजुअल अपना है, आप उसको एलोकेट कर सकते हो हर सेंटर के अंदर। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि कॉमन एक्सपेंसेस हैं। अब जब के वो कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो फिर ये नाइंसाफी हो जाती है किसी एक डिपार्टमेंट से उनकी कॉस्ट को चार्ज करना। फिर वो डिपार्टमेंट कहते हैं कि भैया आप इन सब को हर डिपार्टमेंट से क्या करो, चार्ज करो। तो नॉर्मली हमारे पास जो है जब उनको आप चार्ज करते हो चार्ज करते हो तो जो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका आपको पता है कि भैया इसको उठाओ उसको पूछो भाई तुम किससे ताल्लुक रखते हो, वो एक्सपेंस कहता है कि मैं प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हूं। तो आप क्या करते हो, आप उस एक्सपेंस को एलोकेट कर देते हो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए। दूसरे एक्सपेंस से तुम पूछते हो, खड़े हो जरा जल्दी से मुझे बताओ कि तुम किस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग करते हो। वो ये कहता है कि सर मैं सर्विस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं। तो कहता है चलो उठो तुम, शाबाश, कहाँ जाओ, सर्विस कॉस्ट सेंटर के पास जाओ। तो ये तुमने क्या की है, एलोकेशन की है। अभी हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड की। देखो मैंने कहा हम यहाँ पर दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। Basically, absorption costing is a method of calculating the cost of making one unit of a product. हम यहाँ पर एक यूनिट की कॉस्ट को जब कैलकुलेट करते हैं तो उस मेथड को आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हो, ठीक है। तो अब जब आप एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने जा रहे होते हो तो आपके सामने दो एक्सपेंसेस आते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस यूनिट के अंदर इतना मटेरियल लगा है, इतना लेबर लगा है, इतना आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। ये तो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनको एलोकेट करना इजी होता है, इनमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात आती है या आपके फैक्ट्री ओवरहेड की बात आती है या आपके ओवरहेड्स की बात आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर मसला ये आता है कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि उस डिपार्टमेंट से या उस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक्सपेंस इजीली आप उसको एलोकेट कर देते हो उसी डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन कुछ
आपके एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि हर डिपार्टमेंट उसको यूज कर रहा होता है, कुछ ज्यादा यूज कर रहा होता है, कुछ कम यूज कर रहा होता है। तो फिर उन एक्सपेंसेस को आप उन डिपार्टमेंट में उनके यूजेज वाइज अपॉर्चमेंट करते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पर दो बातें कही हैं। एक बात मैंने कही है बेटा एलोकेशन की, और एक बात मैंने कही है अपॉर्चमेंट की। ठीक है। एलोकेशन का मतलब क्या है? एलोकेशन का मतलब क्या है? ऐसा एक्सपेंस जो देखते साथ ही पता लग जाए, उसको बोलो बेटा तुम उठो जरा, तुम बताओ कौन से कॉस्ट सेंटर से रिलेट करते हो। वो बताता है कि सर मैं इस कॉस्ट सेंटर से रिलेट करता हूँ। चलो फिर दफा हो जाओ, उधर चले जाओ तुम। तो वो कहलाती है एलोकेशन। कि जिसका पता हो कि ये इस कॉस्ट सेंटर से रिलेट कर रहा है, जो कॉमन नहीं है, तो उस एक्सपेंस को आप एलोकेट करते हो। एलोकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट असाइन ऑफ एन इंटायर कॉस्ट आइटम टू अ कॉस्ट सेंटर इज रेफर्ड टू एज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। और अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चमेंट का मतलब होता है कॉमन एक्सपेंस है, जो कि हर डिपार्टमेंट या हर कॉस्ट सेंटर उसको यूज कर रहा है, तो फिर आप उसके लिए अपॉर्चमेंट करते हो। आप अपॉर्चमेंट करते हो, उनके सूटेबल उनके बेसिस बनाते हो, देखते हो कि ये एक्सपेंस किस किस डिपार्टमेंट ने यूज किया है, फिर उनको सूटेबल बेसिस के ऊपर क्या कर देते हो? डिवाइड कर देते हो। एलोकेशन का मतलब क्या है? एलोकेशन का मतलब है डायरेक्ट असाइन। अभी हम नोट्स की तरफ भी जाएंगे, उसमें भी आपको मैं बता दूंगा, डेफिनेशन मैंने लिख दी है उसके अंदर। डायरेक्ट असाइनमेंट है ऑफ एन इंटायर कॉस्ट आइटम टू अ कॉस्ट सेंटर, ऑफ एन इंटायर आइटम टू अ कॉस्ट सेंटर। अच्छा, अपॉर्चमेंट मतलब क्या है? अपॉर्चमेंट मतलब है अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू मोर देन वन कॉस्ट सेंटर ऑन सम suitable basis when the expenses is common to different cost center। ठीक है। मीन्स के यहां पर is distribution of overhead to more than one cost center। ठीक है। on some suitable basis। अच्छा, अब आओ जरा नोट्स की तरफ। ये है बेटा नोट्स। अब इनके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक एक दफा रीड भी कर लेता हूँ, ताकि आप जब आप लोगों के पास ये नोट्स आप लोगों को मिल जाए तो आपके लिए इजी हो, आराम से आप उसको समझ सको। देखो, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन यूनिट। ठीक है। सबसे पहली बात ये, cost of making 1 unit of a product that involves apportioning overhead into cost unit। देखो apportioning अभी हम पढ़ रहे हैं। 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है? ये यूनिट कॉस्ट क्या है? द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी एवरेज कॉस्ट जो है वो यूनिट कॉस्ट कहलाती है। अब मैंने कहा कि कोई भी यूनिट आप जब बनाते हो,
यू हैव टू फेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके पास दो एक्सपेंसेस होते हैं और you have to incur direct expenses or indirect expenses. Direct expenses are expenses that can be directly identified with a specific cost center or cost unit. ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है सॉरी, डायरेक्ट लेबर है, या आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, मींस कि आपके पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Indirect expenses cannot be directly identified with a specific cost unit or cost center। ठीक है, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होते। और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। तो उसके बाद नीचे मैंने कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन दे दी है। एनी पार्ट ऑफ अ बिजनेस टू विच अ कॉस्ट मे बी एट्रीब्यूट, नॉर्मली अ डिपार्टमेंट, बट मे बी इज अ प्रोसेस एंड आइटम ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कुछ भी कॉस्ट सेंटर हो सकता है। नॉर्मली जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसके अंदर आपका कॉस्ट सेंटर क्या है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, या प्रोसेसेस होते हैं, नॉर्मली आपका डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद जो आपके कॉस्ट सेंटर होते हैं, मेनली दो टाइप्स के आपके कॉस्ट सेंटर होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे। एक है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक है सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब इनको भी आपको क्लियर करना होगा क्योंकि आगे चल के इनका बहुत ज्यादा यूजेज है। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है जहां पे यूनिट्स डायरेक्टली क्या हो रहे होंगे, इन्वॉल्व होंगे वहां के अंदर, वहां पर प्रोड्यूसिंग, आपकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी गुड्स की प्रोड्यूसिंग होगी। ठीक है, सच एज असेंबली डिपार्टमेंट हो गया, कंपोनेंट डिपार्टमेंट हो गया, पेंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, पैकेजिंग डिपार्टमेंट हो गया, तो ये आपके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर कहलाते। ठीक है, और कुछ होते हैं सर्विस कॉस्ट सेंटर। सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, जो आपके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो आप उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो इनमें आपके पास आ जाता है मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट हो गया, स्टोर्स हो गए आपके। ठीक है, बिल्डिंग एंड प्लांट मेंटेनेंस हो गया, कैंटीन हो गई। ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। जैसे कि आपका स्टोर हो गया या मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट हो गया, वो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री प्रोवाइड करेगा, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, बोलेगा ये लो मटेरियल, जाओ प्रोडक्शन कर लो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है। अच्छा, सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर जैसे कि आपके पास बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास आएगा, मेंटेनेंस देखेगा। हाँ भाई, क्या हुआ, मशीनरी खराब हो गई, सर हम ठीक कर देते हैं। क्या हुआ, एसी खराब हो गया, सर हम ठीक कर देते हैं। क्या हुआ, यहाँ से जो है वो पेंट करना है, हम कर देते हैं। ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग एंड प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, कैंटीन हो गई। अब आपका जितना भी लेबर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहा है, वो खाना खाने के लिए कहाँ आएगा, कैंटीन में आएगा। ठीक है, अगर आप उनको खाना नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो वो उनको सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो दो तरह के डिपार्टमेंट, दो तरह के बेसिक कॉस्ट सेंटर्स है, एक है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर और एक है सर्विस कॉस्ट सेंटर। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है, जो कि इन्वॉल्व है प्रोडक्शन के, और सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर, अब जब आप एलोकेशन, ओवरहेड की एलोकेशन की बात हुई, मैंने कहा एलोकेशन जो है वो दो तरह से होती है, या तो एलोकेशन होती है या तो अपॉर्चमेंट होती है। देखो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा एलोकेशन या फिर अपॉर्चमेंट। अब एलोकेशन क्या है, एलोकेशन है कि डायरेक्ट असाइन ऑफ एन इंटायर कॉस्ट आइटम टू अ कॉस्ट सेंटर इज रेफर टू एज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। मतलब कि आपने डायरेक्ट असाइन कर दिया, एक्सपेंस से पूछा तुम किसके हो, उसने बोला कि सर मैं असेंबलिंग डिपार्टमेंट का हूँ, जाओ फिर असेंबलिंग डिपार्टमेंट के अंदर वहां पे ऐड कर लिया। अच्छा, एक्सपेंस से पूछा बेटा तुम किसके हो, सर मैं कैंटीन का एक्सपेंस हूँ, तो फिर जाओ कैंटीन डिपार्टमेंट के अंदर, वहां तुमने ऐड कर लिया उसको। ठीक है, एक्सपेंस से पूछा बेटा तुम किस कौन सा एक्सपेंस हो, उसने बोला कि सर मैं जो हूँ, मैं हूँ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस। तो आपने बोला जाओ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, आपने उसको वहां पर ऐड कर लिया। ये क्या है, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। फिर तुमने एक्सपेंस से पूछा कि बेटा तुम किस डिपार्टमेंट के हो, एक्सपेंस बोल रहा है सर समझ में नहीं आ रहा, हर डिपार्टमेंट मुझे यूज करता है। जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस हो गई, जैसे कि आपके पास जो है वो इसमें आपके पास मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है,
जैसे कि आपके पास जो है वो मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस ना, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था। अब इससे तुम पूछ रहे हो, रेंट से पूछ रहे हो तुम कौन से डिपार्टमेंट का एक्सपेंस हो। बोलते हैं सर मैं डिपार्टमेंट का तो नहीं, मैं पूरी फैक्ट्री का एक्सपेंस हूँ। रेंट किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि पूरी फैक्ट्री का है। जैसे गैस का बिल एक भाई बिल पे नहीं करेगा, सारे भाई जो है वो क्या करेंगे, बिल पे करेंगे। तुम चार दोस्त मिलकर खाना खाओगे तो चारों को क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। ठीक है, कोई एक पेमेंट नहीं कर सकता। ये ना हो कि तुम एक को चूना लगा दो यार बिला वजह, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम सारे के सारे पे करोगे, जिसने ज्यादा खाना खाया होगा वो ज्यादा पे करेगा, मेरे ख्याल में तो ऐसा करना चाहिए। बहरहाल जब इक्वली कर ले तो वही गलत बात। तो ये अपॉर्चमेंट क्या है, कॉमन एक्सपेंस है, उसको आपने सबके अंदर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा कि जब आप अपॉर्चमेंट करते हो ना एक्सपेंस की, तो उसमें आप एक कॉमन बेस बनाते हो। जैसे मैंने कहा ना, चार लोग खाना खा रहे हैं ना, तो जो ज्यादा खाना खा रहे हैं ना यार, उसकी तरफ भेजो ना ज्यादा एक्सपेंस। अब बिरयानी का बिल आपने 1,000 रुपये आ गया, चार दोस्तों ने खाया, ठीक है। एक जो था वो बिल्कुल हल्का सा दुबला पतला सा बंदा था, उसने थोड़े से चावल चखे उसका पेट भर गया। और एक जो था माशाल्लाह से जो है वो हेल्दी था, ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने अच्छा खासा नवाजा हुआ था। उसने जो है वो उसने तो भाई आपका एक चम्मच उसके चार चम्मच। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि भैया जिसने ज्यादा खाना खाया वो ज्यादा देगा। तो ये आपने एक सूटेबल बेसिस भी रखनी है उस एक्सपेंस की जो कॉमन एक्सपेंस है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आ गया तो जिसका यूजेज जिस डिपार्टमेंट का ज्यादा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ज्यादा है, हैवी मशीनरी लगी हुई है, तो वहां से तुम चार्ज ज्यादा करोगे। एचआर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक एसी चल रहा होता है और लैपटॉप चल रहा होता है। ठीक है, तो वहां पर जो है वो क्या है, एक्सपेंस क्या है, कम लगेगा, तो वहां पर तुम कम चार्ज करोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ बेसिस हैं, वो मैंने डिफाइन कर दिए। नॉर्मली पेपर में जब आए तो आपने इन चीजों, इन एक्सपेंसेस के लिए इनको बेस बनाना है। जैसे रेंट है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, फायर प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, ये जो जिस तरह के एक्सपेंसेस आ रहे हैं ना, ये सारे ओवरहेड्स हैं। इनको अपने फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे रेंट है, जो डिपार्टमेंट ज्यादा फ्लोर एरिया पे है, जो ज्यादा स्क्वायर फीट पे है, आपने उससे रेंट ज्यादा चार्ज करना है। जैसे सपोज करो आपका $10,000 का रेंट है। अब आप क्या करोगे, आप देखोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एरिया कितना है। सर उसका एरिया सबसे ज्यादा, वो तो बहुत ही बड़ा, खत्म ही नहीं होता। आप बोलोगे यार एक काम करो, इस रेंट को ज्यादा चार्ज आप उसके अंदर करो। आप एक काम करो, $6,000 जो है वो आप इस रेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ले जाओ। अच्छा, जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो छोटे छोटे से बने हुए, कैंटीन छोटी सी है। ठीक है, इसके अलावा सर मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट भी छोटा सा है, प्लांट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी छोटा सा है। अच्छा, बाकी का जो 4,000 का रेंट है, $4,000 का, $4,000 का, वो एक काम करो, एक एक हजार सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ पर आपने जो बेस बनाना है इन एक्सपेंसेस के लिए, वो नॉर्मली आपने जो बनाना है वो फ्लोर एरिया को बनाना है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखिएगा हमेशा। जब भी जब भी पेपर में इस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और उसमें आपने जब अपॉर्चमेंट करनी हो, एलोकेशन में तो कोई मसला ही नहीं है ना, उसमें तो आपको पता ही एक्सपेंस किसका है, वो तो खुद चीख चीख के बता रहा होगा सर मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो आप उसको उसमें ले जाओ। लेकिन अपॉर्चमेंट में एक्सपेंसेस तो आपके सामने है, लेकिन अब वहां पर आपकी बत्ती गुल हुई हुई है कि सर इसको अपॉर्चमेंट को करें किस तरीके से, सर समझ नहीं आ रहा, रेंट को किस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो रेंट आए तो फ्लोर एरिया दिया होगा वहां पर, फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आए, फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आए, फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। फायर प्रिकॉशंस आए, फ्लोर एरिया के हिसाब से क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, अगर इंश्योरेंस ऑफ प्लांट आ जाए सर तो फिर क्या करें। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट आ जाए, एक है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, पूरी की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है, एक यहाँ पर किसकी बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, या मशीनरी की बात हो रही है, या डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। तो फिर आप क्या करोगे, कॉस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट, या बुक वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। आपको क्वेश्चन में या तो कॉस्ट दी होगी, या तो बुक वैल्यू दी होगी, या रिप्लेसमेंट वैल्यू दी होगी, तो उस वैल्यू के हिसाब से आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको अपॉर्चमेंट
और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो एलोकेशन कर ली, अपॉर्चमेंट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद आती है एक और बारी किस चीज की, रीअपॉर्चमेंट। रीअपॉर्चमेंट या इसको आप कहते हो अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुन। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स है, सपोज करो 4 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, दो जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 1 और 2, और दो ही हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट। समझने की कोशिश कर। कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके पास डिपार्टमेंट जो है वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है, असेंबलिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पेंटिंग डिपार्टमेंट भी हो सकता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई भी एज्यूम कर लो। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट में आपके पास जो है, सपोज कर लो कि एक कैंटीन का है, एक है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब आपने जब कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉमन एक्सपेंसेस को, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, अब आपने फैक्ट्री के रेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सपोज कर लो आप उस रेंट को लेकर गए, रेंट जो टोटल था, सपोज कर लेते हैं कि वो 1000 वन 1 लाख डॉलर था। आपने उसको बेस बनाया फ्लोर एरिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रेंट को हमने फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना। फ्लोर एरिया के हिसाब से जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन की, $40,000 यहाँ गया डिपार्टमेंट 1 में, $30,000 जो है वो आपका डिपार्टमेंट 2 में चला गया प्रोडक्शन के अंदर, $15,000 जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट 1 में आया, और $15,000 जो है वो अपॉर्चमेंट हुई उसकी सर्विस डिपार्टमेंट 2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक और एक्सपेंस आ गया, सपोज कर लो। अब डेप्रिसिएशन जो है वो सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल डेप्रिसिएशन था दैट वाज $20,000। ठीक है, अच्छा अब $20,000 को जब हमने एलोकेट किया तो 6,000 एक डिपार्टमेंट में चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी ज्यादा थी। अच्छा, फिर उसके बाद 6,000 ही एक और डिपार्टमेंट में चला गया। बाकी 4,000 जो है वो सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया। अब आपने जब टोटल किया ओवरहेड की अपॉर्चमेंट को, ये आप क्या कर रहे हो, अपॉर्चमेंट कर रहे हो। ठीक है, एलोकेशन तो आसान है, वो तो डायरेक्टली आप ले जाते हो किसी भी डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट का वो ओवरहेड होता है। जब आपने अपॉर्चमेंट की तो 46,000 की कॉस्ट आ गई यहाँ पर डिपार्टमेंट 1 की ओवरहेड की, और यहाँ पर आ गई 36,000 की, और यहाँ पर आ गई 19,000 की, और यहाँ पर भी आ गई 19,000 की। ठीक है, ये आ गई आपकी कॉस्ट। ये आपने ओवरहेड को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब एक मेरी बात सुनो। हमने बात की थी अब्जॉर्प्शन है क्या, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है क्या। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली क्या है, कैलकुलेशन ऑफ 1 यूनिट कॉस्ट। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये हमारी क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब 1 यूनिट की कॉस्ट में देखो, आपका जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, जो आपका डायरेक्ट लेबर होगा, वो सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होगा। ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं होगा। वो सारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब आप अपनी डायरेक्ट मटेरियल को तो लेके जा चुके हो, डायरेक्ट लेबर को लेके जा चुके हो, ओवरहेड की बात आई तो ओवरहेड आपने क्या कर दिए, बिखेर दिए हर डिपार्टमेंट के अंदर। अब क्या करोगे, असल में कॉस्ट जो है वो आपको 1 यूनिट की निकालनी थी, लेकिन ओवरहेड तो आपका बिल्कुल फैल चुका है। कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में गया हुआ है 1 के अंदर, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट 2 के अंदर गया हुआ है। असल में ओवरहेड जो थे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे। क्यों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे, बेसिकली यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 यूनिट की कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमें 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है। ठीक है, अब जब 1 यूनिट की बात आती है ना मेरे बच्चों,
तो उसके अंदर हम जब कस्टमर से बात करते हैं ना कि भाई, कस्टमर कहता है ये यूनिट कितने का है, आप बोलते हो रुको जरा मुझे सोचने दो, इसमें मटेरियल मैंने $2 लगाया, लेबर मैंने $3 की लगाई, और मेरे जो अदर एक्सपेंसेस हैं जैसे रेंट है, रेंट तो $20,000 होगा। अब एक यूनिट की बात आ रही है तो फिर आप उस एक यूनिट के अंदर रेंट को डिवाइड करके अपॉर्चमेंट करके दिखाओगे कि रेंट जो है इसके अंदर मैं चार्ज करूंगा $3 का। तो टोटल ओवरऑल सपोज कर लेते हैं कि मेरे जो यूनिट की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $10, सपोज कर लेते हैं। तो मैं मार्केट के अंदर उस कस्टमर को बोलूंगा कि भाई मैं इसको $15 में क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली जो आपकी ओवरहेड की कॉस्ट है वो यहाँ पर बिखर गई है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट में। और सर्विस डिपार्टमेंट का काम ही क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देना। ये बनाए किस लिए गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ताकि चल सके भैया तुमने खाना खाना है तो सर्विस डिपार्टमेंट में आओ, तुम्हें मटेरियल चाहिए सर्विस डिपार्टमेंट में आओ। बेसिकली ये सर्विस किसको दे रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। तो फिर एंड में क्या होती है, रीअपॉर्चमेंट होती है। रीअपॉर्चमेंट का मतलब क्या है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड है, इन ओवरहेड को आप लेकर जाते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। रीअपॉर्चमेंट मतलब क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं उनको भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाते हो, ताकि आपको एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब सारी कॉस्ट आ जाती है तो फिर आप पर यूनिट कॉस्ट भी इजीली निकाल सकते हो। देखो, रीअपॉर्चमेंट क्या है, overhead of service department are distributed or allocated to production department is known as reapportionment of overhead। ठीक है, इसको अपॉर्चमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर ओवरहेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर भी कहा जा सकता है। या आसान अल्फाज में जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको एलोकेट करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, इसको आप कहते हो रीएप्रोप्रिएशन। एक था एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन इनिशियल है कि कॉमन एक्सपेंस को आपने हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सूटेबल बेसिस के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रीअपॉर्चमेंट क्या है, रीअपॉर्चमेंट मतलब है कि आपने फिर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, अब वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके भी कुछ बेसिस होते हैं। कभी कभार पेपर के अंदर आपको परसेंटेज दे देता है कि भाई इस परसेंटेज के हिसाब से आप क्या करो, एलोकेशन करो। और कभी कभार जो है वो आपको परसेंटेज नहीं देता, तो फिर आपके पास जो भी सर्विस कॉस्ट सेंटर होते हैं जैसे कि स्टोर्स हो गया, जैसे स्टाफ कैंटीन हो गई, जैसे कि बिल्डिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जैसे स्टोर्स है, जैसे यहाँ पर मटेरियल होता है स्टोर्स के अंदर, तो फिर आप नंबर और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्स, कि आपको ऑर्डर्स कितने मिले मटेरियल के, या कितने नंबर्स आपको मिले मटेरियल के, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो स्टोर्स की कॉस्ट को। यानी कि स्टोर जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट है उसके ओवरहेड को आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर स्टाफ कैंटीन है तो नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, आप उनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर प्लांट मेंटेनेंस है तो फिर आपने एरिया ऑक्युपाइड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कितना एरिया जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। वो क्वेश्चन में गिवन होता है आपको, बेटा परेशानी की बात नहीं है। आपको इंची टेप देकर फैक्ट्री नहीं भेजेंगे, आपको एरिया बता देंगे। ठीक है, फिर उस एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्वेश्चन जब पास पेपर का आएगा उसमें मेरे बच्चों में, आप लोग को खुद मेरे प्यारे बच्चों में करके दिखाऊंगा, परेशानी वाली बात नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होगा, नंबर और वैल्यू ऑफ मशीनरी के हिसाब से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपके क्या होंगे, सुटेबल बेसिस होंगे। ये क्या होती है, रीअपॉर्चमेंट। कभी कभार आपको परसेंटेजेस दे दी जाती है, और जब परसेंटेजेस ना दी हो तो फिर आपने इसके हिसाब से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई स्टोर की, आप जो स्टोर एक सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी आपने रीअपॉर्चमेंट करनी है, किस तरह से करोगे। तो फिर आपने कहना है वहां पे इसके सामने लिखना है नंबर और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर्स।
वो आपको कहेगा स्टाफ कैंटीन है, उसके ओवरहेड की रीअपॉर्चमेंट करनी है आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कौन सा सूटेबल बेस रहेगा, फिर आप उसमें टिक लगाओगे नंबर ऑफ पीपल्स की। ठीक है, तो ये आपका थ्योरेटिकल भी आ जाता है पार्ट, इसलिए तो बेटा इतना जोर लगा रहा हूँ थ्योरी के अंदर, इतना डिटेल में बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में पूरे यूट्यूब के अंदर इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया हो। हमारा काम है डिटेल में बताना बच्चों को। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों आ जाती है बात absorption of overhead into cost unit और overhead absorption rate। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हम बात करेंगे, ये जब हमारा क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट होगा एंड में आकर, मतलब एंड में नहीं आएगा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा इंशाल्लाह, तो उसके अंदर जो है मैं आपको एब्जॉर्प्शन ओवरहेड रेट निकालना सिखाऊंगा। तो फिर उसकी मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। या आपने ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है सर? ओवरहेड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है, पहला पॉइंट एलोकेशन, दूसरा पॉइंट अपॉर्चमेंट, एलोकेशन ऐसा डायरेक्ट असाइन कर दो, अपॉर्चमेंट जो कॉमन एक्सपेंस हो उसको एक सूटेबल बेसिस के हिसाब से जो है वो असाइन कर दो। और उसके अलावा रीअपॉर्चमेंट, रीअपॉर्चमेंट यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में एलोकेट करना। कैसा लगा आप लोगों को मेरा लेक्चर आज का? अच्छा लगा हो तो बेटा लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम इंशाल्लाह ताला पास पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आगे के लेक्चर जरूर देखिएगा, कम से कम 2-3 लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, ताकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अपना ख्याल रखना, अपने टीचर को दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को बेटा लाजमी सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।